बाकी लोग आमदनी से या आर्थिक दृष्टि से अमीर हो सकते हैं, पर मैं सांस्कृतिक दृष्टि से बड़ा अमीर घर में पैदा हुआ हूँ। सपने देखना तो आसान है, सपनों को हकीकत की जमीन पर उतारना उतना आसान होता नहीं है। आप दूसरों से किस तरह अलग हों? मेरे सामने उस समय का सारा सबसे बड़ा जो चिंतन था भारतीय रंगमंच को लेके, स्वतंत्रता के बाद जी पूरे पटल पर आप कोई एक लोक कला को या किसी फॉर्म को लेकर उसमें आज के आशय ढालकर कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। जी मेरा प्रश्न अपने लिए ये था कि मुझे किसी भी फॉर्म से, किसी भी शैली से कोई अनुकरण नहीं करना। ये भारतीयपन जो है उसमें आज का आशय, आज की बर्निंग समस्याएं, मैं आगे कुछ कर पाऊं तो मेरा कुछ एक पहल या एक कदम आगे बढ़ेगा रंगमंच पे। कोई रंग भाषा अगर मैं इजाद कर सकता हूं, और वो सोच को लेके निरंतर मैं अभी तक काम कर रहा हूं। नमस्कार, सांस्कृतिक संवाद श्रृंखला की इस महत्वपूर्ण कड़ी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी विभूति संवाद के लिए इस स्टूडियोज में मौजूद हैं, लगभग आधी सदी से भी ज्यादा के अपने पहले जीवन में जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ रंगमंच पर ही सक्रिय रहना गवारा किया और रंगमंच को एक वैचारिक सांस्कृतिक हस्तक्षेप के रूप में आत्मसात किया। वो कहते हैं कि मन की सच्ची लगन हमेशा मंजिल तक पहुंच जाती है, जैसे बहते बहते नदियां सागर में मिल जाती है। तो हमारे साथ आज एक ऐसे ही महासागर के रूप में रंगमंच को, कलाओं को और अपने वक्ती दौर की तमाम चिंताओं को, प्रश्नों को समेटते हुए एक महासागर के रूप में अपना व्यक्तित्व गढ़ने वाले प्रोफेसर वामन केंद्रे उपस्थित हैं। वामन जी, आपका आज की इस बातचीत में हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। धन्यवाद, नमस्कार जी। वामन केंद्रे जी का परिचय देना मुख्तसर में बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इतना जान लेना तो जरूरी है कि जो हमारा समकालीन रंगमंच है उसकी आहटों में अपने अतीत, अपनी परंपरा और अपनी पूरे सांस्कृतिक उन्मेष को जिस तरह से वो देखते परखते हैं और रंगमंच पर कथानकों को चुनने, किरदारों को चुनने और उसमें से निकलने वाली आवाज को आज की आवाज से जोड़ने का जो कौशल उनके पास है, जो अनुभव उनके पास है, वामन केंद्रे जी दरअसल इन्हीं सारी चीजों को समोते हुए रंगमंच पर दस्तक देते हैं। वामन जी, ये जो आपके पास जो उपलब्धियां आज हैं, जो अनुभव आपके पास है, जो अनायास तो खैर नहीं चल के आया है, जाहिर है कि कुछ विरासत में भी बीज मिलते हैं, कुछ गढ़ने भी पड़ते हैं और कुछ तपस्या का नतीजा भी होता है जी। तो थोड़ा सा बताइए कि ये रंगमंच पर आपकी आमद कब कैसे हुई? देखिए, मैं एक छोटे से गांव से हूं और एक किसान के घर में पैदा हुआ हूं। वाह। छोटा सा गांव, मतलब अभी भी उसमें 35-40 घर है जी। और जहां पर अभी अभी 2 साल पहले सड़क पहुंची है। तो जाहिर है कि ऐसे छोटे गांव में और किसान जब परिवार होता है तो जितनी भी लोक नाटक परंपराएं हैं हमारी, जी जी, वो सारी की सारी मुझे लगता है कृषि के ऊपर निर्भर है, किसान के ऊपर निर्भर है। किसान जब अपने उत्पन्न का कुछ हिस्सा जी उनसे बांट देगा तभी उनकी जीवनी चलती है। जी। तो बचपन से ही मैंने ये सब देखा है और मैं यूं कहूं कि मैं अगर मान लो इस क्षेत्र में नहीं आता तो वो सारा वेस्टेज हो जाता। तो आज मैं चूंकि नाटक में आया हूँ, मतलब 30-40-50 साल पहले जब भी आया हूँ जी, तो ये मुझे बाद में रियलाइज हो गया कि ये तो मेरी बहुत बड़ी विरासत है। जी जी। बाकी लोग आमदनी से या आर्थिक दृष्टि से अमीर हो सकते हैं, पर मैं सांस्कृतिक दृष्टि से बड़ा अमीर घर में पैदा हुआ हूँ जी। और मुझे बचपन से ही मुझे लगता है कि 5वीं-6ठी क्लास से ही नाटक करने का एक सिलसिला शुरू हुआ और धीरे धीरे फिर स्कूल कॉलेज होते होते मुझे एक दिन ऐसा लगा कि क्यों ना इसी क्षेत्र को अपने करियर का, भविष्य का, अपनी जीवनी का, रोजी रोटी का जरिया क्यों ना बनाया जाए। वामन जी, यहाँ पर बस एक प्रश्न आता है। सपने देखना तो आसान है, सपनों को हकीकत की जमीन पर उतारना उतना आसान होता नहीं है। ये सपना आपने पाल लिया, कितना भोला सपना था आपका, लेकिन अब इसको मुकम्मल शक्ल देने के क्रम में कुछ सीखने समझने की एक
सिलसिला शुरू होता है? तो जैसे मैंने सोचा कि मुझे नाटक के क्षेत्र में जाना चाहिए, और चूंकि महाराष्ट्र में प्रोफेशनल थिएटर बहुत स्ट्रांग परंपरा है, तो कहीं भी जाना है तो आपको पूरा प्रशिक्षण लेके एक व्यावसायिक बनकर एक कौशल और उसकी सारी जितनी भी सैद्धांतिक पक्ष है दोनों को मजबूत करते हुए आप मुझे लगा कि वहाँ जाने की आवश्यकता है। तो मैंने जैसे ही ग्रेजुएशन करते ही जो मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी है औरंगाबाद में स्थित, जी। वहाँ पर नाट्य शास्त्र विभाग था। वाह। तो वहाँ 1 साल मैंने कोर्स किया, इवनिंग कोर्स था। वो इसीलिए किया कि मुझे अंतिमतः नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ने के लिए जाना था। उसकी तैयारी के लिए मैंने 1 साल वहाँ पर गुजारा। वाह। और जैसे ही मेरा वो कोर्स ख़त्म होने को आया तो एनएसडी का इंटरव्यू भी आया, और सौभाग्य से उस इंटरव्यू में मैं पास भी हो गया और पहले 4 लोगों में मेरा नंबर भी आ गया। क्या बात है। इसीलिए मुझे स्कॉलरशिप भी मिली, नेशनल स्कॉलरशिप, क्योंकि परिवार तो बहुत गरीब किसान, छोटा सा किसान का परिवार था, इसलिए वो संभव नहीं था। अगर मुझे वो नेशनल स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो शायद मैं आपके सामने बात यूं ना कर। ये कौन सा सन था, वक्त कौन सा था? ये 79 टू 82 ये मेरा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का 3 साल का कोर्स था। क्या ही सुंदर बात है। मतलब वो वक्त अगर मैं याद करता हूँ तो वहाँ तमाम बड़े बड़े रंग गुरु थे उस समय। तो वहाँ मैं जब वहाँ दाखिला लिया तो आदरणीय पी.वी. कारन जी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के डायरेक्टर थे जी। B.M. शाह जी थे। मतलब जो मुझे लगता है कि उस पीरियड में, और पढ़ाने वाले जो लोग थे आसपास, रेगुलर पढ़ाने वाले, बाहर से जो विजिटिंग फैकल्टी आती थी, नेशनल पूरे भारतवर्ष से आती थी, बाहर से कारन जी उनको बुलाते थे। तो ये एक बहुत बड़ा सुवर्ण युग था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का, और पढ़ने लिखने का सिलसिला था। क्योंकि वहाँ मुझे लगा कि 3 साल में जो आदमी, अगर आप उस दरवाजे में कोई बिना आकार का पत्थर भी रख दे तो आने जाने वाले के पैर के ठोकर से कुछ ना कुछ उसको आकार प्राप्त होता है। हमारे इंसान है। जी। तो इसीलिए कुछ बनना बिगड़ना तो लाजमी था और सही भी था। तो जैसे ही 3 साल हो गए तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने मेरे लिए एक फेलोशिप क्रिएट की। शायद यही एनएसडी के इतिहास का मैं पहला और आखिरी स्टूडेंट हूँ। एक फेलोशिप क्रिएट की, वो इसलिए कि किसी एक प्रदेश में जाके, जैसे मुझे केरल में भेजा गया और 2 साल की फेलोशिप थी, और मुझे ये विषय दिया, मैं और मेरे साथ एक हरेन भट्टाचार्य करके मेरा एक क्लासमेट था, टू फाइंड आउट इंडियननेस इन इंडियन थिएटर। बहुत अच्छी। ये टाइटल की फेलोशिप थी वो। और हम 2 साल फिर वहाँ के विधि नाटक, शास्त्रीय नाटक, परंपरागत नाटक, लोक नाटक, ये सारा खंगालते गए। और उससे ये हुआ कि ये भारतीयता है क्या, ये क्या कॉन्सेप्ट है, क्या चक्कर है ये। बहुत बढ़िया। फिर ये वेद है, उपनिषद है, पुराण है, सारा का सारा पढ़ते 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 नाट्य शास्त्र, उसके ऊपर की सारी समीक्षाएं, सौंदर्य शास्त्र, और अंतिमता अभी भी वही खोज है कि ये भारतीयता है क्या। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे लगता है कि जो भी आप मेरे नाटक देखते हैं उसमें आपको ये मतलब भारतीयता, वो मतलब भारतीयता, ऐसा तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन कुल मिलाकर उसका जो दर्शन है, उसका दृश्य रूप है, उसका श्राव्य रूप है, और उसका जो काव्य रूप है, आशय रूप है, वो आपको कोई भी नाटक देखिए, चाहे जुड़वा से लेके अभी कल जो हुआ मोहे पिया तक, आपको लगेगा कि ये भारतीय है। वामन जी, ये जो भारतीयता की तलाश है या भारतीयता को पुनर्प्रदर्शन का जो सिलसिला है रंगमंच पर, तो ये लगातार चल रहा है। आपने जब एनएसडी पूरा किया तो आपके सामने भी प्रयोग का एक बड़ा आकाश सामने था। जी। आप दूसरों से किस तरह अलग हों? वामन केंद्र के अपने दस्तखत रंगमंच पर कुछ अलग दिखाई देने चाहिए। तो परंपरा का ज्ञान था, विरासत आपको मिली, और उसके बाद में आपने इस तरह से रंग गुरुओं से नया ज्ञान भी प्राप्त किया। जी। तब आपने नई कौन सी दिशा तय की? देखिए, मेरे सामने उस समय का सारा सबसे बड़ा जो उसको कह सकते हैं कि जो चिंतन था,
भारतीय रंगमंच को लेके स्वतंत्रता के बाद जी जो पाश्चात्य रंगभूमि को नकारना और अपने जड़ों से जुड़ने की एक बहुत बड़ी पहल पूरे देश में हो रही थी। जी वो चाहे अभी तनवीर साहब हो, कावालम नारायण पनिकर जी हो, थियाम हो रतन थियाम जी हो, जब्बार पटेल हो, शांता गांधी हो, या जो भी हो उस समय के जी रति महारथी जो रंगकर्मी थे वो जुड़ने की कोशिश कर रहे थे। पूरे पटल पर आप कोई एक लोक कला को या किसी फॉर्म को लेकर उसमें आज के आशय ढालकर कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। जी या दो चार किससे संगीत लिया, किससे दृश्य लिया, किससे श्राव्य लिया, किससे काव्य लिया, ऐसा एक गुलदस्ता बनाने की रंग भाषा का गुलदस्ता बनाने की एक बहुत बड़ी, मुझे लगता है, एक आंदोलन चल रहा था। मेरा सवाल मुझे अपने लिए ये था कि ये तो मुझे मालूम है ही, क्योंकि रामायण है, महाभारत है, उसके ऊपर तो सारी की सारी कोई भी कलाएं हैं हमारी, जो जिसको लोक कलाएं कह सकते हैं, लोक फोक थिएटर कह सकते हैं, उसमें तो सम्मिलित है। मेरा प्रश्न अपने लिए ये था कि मुझे किसी भी फॉर्म से, किसी भी शैली से कोई अनुकरण नहीं करना है। ओ और उसके बावजूद ये जो भारतीयता है, ये भारतीयपन जो है, उसमें आज का आशय, आज की बर्निंग समस्याएं, आज की ज्वलंत समस्याओं को लेकर मैं आगे कुछ कर पाऊं तो मेरा कुछ एक पहल या एक कदम आगे बढ़ेगा रंगमंच पे। तो इसलिए मैंने पहला ही नाटक जो किया, झुलवा, जिसका पूरे देश में जिक्र हुआ, जी देखा है। वो था, एक बर्निंग इशू था कि एक लड़की जो देवी माँ को ऑफर होती है महाराष्ट्र और कर्नाटका के बॉर्डर पे, जो जोगतिनी की समस्या है, तो मैंने वो विषय उठाया और मैंने ये कसम खाई थी और आज तक खाई है कि मैं कहीं से भी कुछ उठाऊंगा नहीं और अपने नाटक में डालूंगा नहीं। जी ये मौलिकता वो आशय के लिए कोई शैली अगर मैं उत्पन्न कर सकता हूँ, कोई रंग भाषा अगर मैं इजाद कर सकता हूँ, और वो भी भारतीय, उसमें उसकी गंध और क्या कहते हैं, उसका दृश्य रूप, गंध और सौंदर्य सारा वो भारतीय हो, तो बात बनेगी। वाह। और वो सोच को लेके निरंतर मैं अभी तक काम कर रहा हूँ। वाह। और आपने कल भी नाटक देखा हुआ, उसमें कहीं यहाँ से ये नहीं उठाया, वहाँ उसको लगा कि ये भीम कैसे हो सकता है, ये घटोत्कच ऐसे व्यवहार कर सकता है, हिडम्बा ऐसी कर सकती है, ब्राह्मण परिवार ऐसे कर सकता है। या इसके पहले का नाटक गजब तेरी यादा, वो तो एक विमेन अगेंस्ट वॉर, वो कभी पहले वर्ष में था मैं NSD के, तब वो मैंने कॉन्सेप्ट सुना था लिसिस्त्राता नाटक का, वो एक प्रहसन था छोटा सा, तब से वो सोच दिमाग में थी। और अभी 2014 को जब पहले महायुद्ध को 100 साल हो गए, तो मुझे लगा NSD की तरफ से कुछ, वो जो जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं, जो हुतात्मा हुए हैं, जो इनोसेंट लोग मारे गए हैं, उनकी याद में कुछ करना चाहिए, इसलिए वो नाटक खेला गया। और उसके लिए फॉर्म अपने आप, एक औरत मैं किस तरीके से प्रेजेंट कर सकता हूँ। 2.5 साल विनय जी मैं ये ढूंढ रहा था कि फेमिनाइनिटी को क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट करने वाला कोई वाद्य है कि हमारी संस्कृति में। जी जी, आप ढोलक देखिए, नाल देखिए, तबला देखिए, हारमोनियम देखिए, सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट पुरुष प्रधान है। केवल एक मुझे दिखाई दिया कि घुंघरू औरत को रिप्रेजेंट करता है, पर उसने खुद अपने आनंद से स्वीकारा हुआ नहीं है, वो भी पुरुष प्रधान संस्कृति ने लादा हुआ है अपने रंजन के लिए। नहीं, हमारी सरस्वती भी वीणा पानी है। हाँ, तो उसमें ये हुआ कि फिर अब ये कौन से इंस्ट्रूमेंट पे मैं इसका म्यूजिक क्या कहते हैं उसको डिजाइन करूं, उसको कैसे उसका स्वर बांधू, ताल बांधू। तो मेरी मिसेस एक दिन ऐसे ही घर में छोटा सा जो भी अपना भगवान होता है, वो अपना घंटी बजा के उसकी पूजा कर रही थी, आरती कर रही थी, तो मुझे एक घंटी का नाद सुनाई दिया और मुझे तुरंत लगा कि एक घंटी से कुछ बात बन सकती है। वाह। और आपने वो नाटक देखा चाहिए, मालूम नहीं मुझे, देखा भारत भवन में हुआ था। हाँ वाह। तो फिर मैंने अपने म्यूजिक जो हमारे एसोसिएट है उनको कहा, भाई एक 12 घंटियां एक सुर की लिया, और फिर वो 12 लड़कियों के हाथ में देकर अलग अलग तालों पे बजाया, अलग अलग इमोशनल पैटर्न पे बजाया, और ऐसा लगा कि अब ये ही, इसी से ये नाटक खड़ा हो सकता है। क्या बात। पावन जी, ये आपकी जो रचना प्रक्रिया है, ये जो बिल्कुल
हमारी परंपराओं से सारी चीज़ों को लेकर भी हम एक नवता का रास्ता तय कर सकते हैं, और आपने ये सारा किया, और निश्चित रूप से उसकी सिद्धि को हम रंगमंच पर देखते हैं जब आपका नाटक मंचित होता है। यहाँ एक चुनौती आती है कि एक निर्देशक अपना स्वप्न गढ़ता है, उसकी अपनी एक फैंटेसी होती है, लेकिन चरितार्थ तो करना है आपको अन्य सारे कलाकारों के माध्यम से। तब जो रंग ऊर्जा अन्य स्रोतों से आप ग्रहण करते हैं, वो कितनी अनुकूलताएं आपके नसीब में रहीं, कैसे उसको संभव किया? क्या कलाकार के भीतर छिपे हुए उस अभिनेता को, उस संगीतकार को आपने कैसे तलाशा? क्या आपको ये सहज मिलता गया? नहीं, ये सहज तो मिलता नहीं, और खासकर महाराष्ट्र में और मुंबई में तो ये असंभव है कि मैं जिस रंग भाषा की बात करता हूँ या मेरे नाटक में वो उसका इवोल्यूशन हो जाता है। तो उसके लिए मुझे हर बार मेरा एक सौभाग्य रहा कि मैंने एनएसडी पास आउट होने से लेके आज तक थिएटर एजुकेशन मैंने कभी छोड़ा नहीं, थिएटर का एकेडमिक्स मैंने कभी छोड़ा नहीं। बहुत रिसर्च निरंतर मैं रिसर्च करता हूँ, अभी भी जारी है वो सिलसिला। और मुझे लगा कि सारा युवकों से जो जुड़ना है मेरा, जी जी, तो इसीलिए बहुत परेशानी है, क्योंकि वो रियलिज्म और व्यावसायिक नाटक जो है, कमर्शियल नाटक के का एक बहुत बड़ा मुख्य प्रवाह है, और उसका इन्फ्लुएंस सारे परिसर पे होता है, पूरे देखने वाले पे, करने वाले पे होता है। तो ऐसे लोगों को चुनकर उनको ट्रेंड करना, और जिस शैली का नाटक मुझे करना है उस शैली तक उनको ट्रेंड करते करते आना, और उनके जहन में, मन में वो शैली उतार के उस नाटक को क्या कहते हैं, एक रूप देना, जी, एक स्वरूप देना, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल। और वहाँ पर ये है कि एक नाटक में कोई पॉपुलर हो जाता है तो उसको हजार क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटीज़ है। तो हमने जाने का भी एक बहुत बड़ा दरवाज़ा खोल के रखा है, और आने का भी खोल के रखा है। इसीलिए जो आता है टिकता है 2 4 5 साल, उसके साथ काम करते 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 उसको जिस नाटक में भी वो ढालते हैं, तो ढालने की प्रक्रिया मुझे लगता है बार बार बदलनी पड़ती है, और हर नाटक के साथ बदलती है। जुलवा का जिक्र अलग है, जाने मन देखा होगा तो उसका बिल्कुल एक उसकी रचना प्रक्रिया अलग है, जैसे अभी ये मोहे पिया की रचना प्रक्रिया अलग है। तो हर नाटक की रचना प्रक्रिया बिल्कुल अलग है। जी वामन जी, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि प्रशिक्षण भी निरंतर आपका नई पीढ़ी के साथ में जारी रहा, और ये तो तृष्णा की आपकी हमेशा बनी है, जो आपके ही हित में होती है कि आप फिर एक नया कुछ रचने के क्रम में होते हैं। दरअसल राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की जब बात आती है, और क्या सौभाग्य की बात है आपके जीवन में कि आप उस संस्थान में, कि जहाँ के आप विद्यार्थी थे वहाँ के आप निदेशक भी बने, तो ये संयोग भी बहुत अच्छा बना। जब आपने ये ग्रेजुएशन पूरा किया तब आपके सामने भी दो राहें होगी ही। एक तो ग्लैमर पुकारता है और आपको लगता है कि एक सिनेमा का संसार है, उस समय तो टीवी ने भी दस्तक दे ही दी थी। आपने ये क्यों रास्ता तय किया कि नहीं, मुझे केवल और केवल रंगमंच करना है? वो क्या थी आपके भीतर तड़प, बेचैनी? नहीं, मेरे अंदर मुझे लगता है कि मैं उस समय के सारे जो आंदोलन थे हमारे इर्द गिर्द होने वाले, सोशल, सांस्कृतिक, राजनीतिक, उसका मैं स्कूल से ही हिस्सा रहा। मैं स्कूल में मोर्चा में शामिल होता था 8वीं क्लास से। तो वहाँ पर जितनी भी सोशियो पॉलिटिकल रिफॉर्मेशन हुई, मराठवाड़ा डेवलपमेंट की क्या कहते हैं, एक तरीके की मूवमेंट हो गई। उसके बाद मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का नाम देने की मूवमेंट शुरू हो गई। तो ये जाति धर्म उससे परे जाकर एक इंसान को इंसान मानने की, इस सारी मूवमेंट में, अंधश्रद्धा निर्मूलन की मूवमेंट, ये सारी जितनी भी थी उसका मैं हिस्सा था। और जैसे इमरजेंसी आ गई तो वो सारा का सारा टूट फूट गया जी। और मुझे लगा कि ये जिस तरीके का इमरजेंसी का दौर रहा दुर्भाग्य से इस देश में, और ऐसा लगा कि अब इसके बाद आप या तो समाज कारण में जा सकते हो अगर आपका आर्थिक पार्श्वभूमि अच्छी हो, या राजनीति में जा सकते हो अगर आपके पास वो डायनेमिज्म हो। और तब मुझे ऐसा लगा कि ये मूल्याधिष्ठित राजनीति अब इस देश में नहीं चलेगी। उस समय का मेरा पता नहीं कहाँ से रियलाइज हो गया
तो मुझे लगा कि मुझे अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम कुछ और ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द के लोग सारे जी। जो नेता थे हाँ। या आंदोलन करता थे वो सारे के सारे तो अंदर थे। उसके बाद मुझे लगा कि एक सेकंड ईयर में आके मैंने 3 एक्ट प्ले किया, उसमें लीड रोल किया। जी, जी। और उस दिन रात में मुझे लगा कि मैं जिस माध्यम की तलाश में था, जिसका एक डायनामिज्म है, बोलने की ताकत है, 100,000 भाषणों से और 10 आंदोलन से या मूवमेंट से ज़्यादा प्रभावी काम करता है, वो नाटक है। तो जिस क्या कहते हैं, किसानों के समस्याओं को, विद्यार्थियों की समस्याओं को, समाज के सीढ़ी पर खड़ा हुआ आखिरी आदमी है, उसके साथ खड़े रहने की सोच को लेकर मैं चला था जीवन में करियर करने। तो मुझे लगा कि वो संभव मेरे नाटकों से होगा। इसलिए आज भी देखिए कि मेरा जो कंटेंट है, वो आज भी जो मैं विषय चुनता हूँ, पात्र चुनता हूँ या प्रसंग चुनता हूँ, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी की एक वंचित की आवाज़ बिल्कुल बनकर वो बिल्कुल। खड़ी हो जाती तो है। वामन जी, बिना भ्रमित हुए और बिना भटके हुए आपने रंगमंच पर ही खुद को एकाग्र किया। और आपने एक बड़ी अच्छी बात ये कही कि दरअसल रंगमंच एक बड़ी अभिव्यक्ति का माध्यम है और सारी आवाज़ों का समुच्चय है। जी, और जो आपने कहा, और सामाजिक सांस्कृतिक हस्तक्षेप उसके साथ में बराबर बनता है। चूंकि महाभारत पर केंद्रित प्रसंग में आप प्रतिभागिता करने आए हैं, और जैसा कि बातचीत के दौरान ये खुलासा भी हुआ है कि मोहे पिया का मंचन हुआ, भास ने उसको लिखा और भास ने उस चरित्र को उठाया, उन चरित्रों को उठाया जो महाभारत से वाबस्ता हैं। आज के समय में इस नाटक की अहमियत आप क्या देखते हैं? मुझे लगता है ये नाटक बहुत ज़्यादा आज का लगता है मुझे। एक तो मैंने नाटक ये क्यों किया, मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मैं जैसे दाखिला लिया और दूसरे महीने में ही वहाँ एक श्री राम श्रेष्ठ सेंटर का राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव हुआ करता था। उसमें कावलम नारायण पनीकर जी ने यही नाटक उस समय खेला था, और बड़ा वो क्या कहते हैं, उसको देखने के बाद ऐसा भी नाटक होता है, ये भी एक रंग भाषा है, इसका एक कह सकते अचरज भी था, एक शौक भी था। तो तब से वो नाटक मन में रह गया, और देखते 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 फिर ये ऐसा आ गया कि हम एक हिडम्बा को, किसी भी औरत के क्या कहते हैं, थोड़ी सी ठीक नहीं दिखने वाली हैं, जो हमारे इसमें क्या कह सकते हैं उसको, फ्रेम में, खूबसूरती के फ्रेम में जो समाती नहीं है, तो ऐसे औरत को हमने हिडम्बा कहना शुरू किया, उसका रिडिक्यूल करना शुरू कर दिया, वो एक हंसने का चरित्र पात्र बना दिया, और साउथ इंडिया में तो इसको बहुत एग्जाजरेट किया जी। और मैंने देखा जी। पर जब मैंने देखा कि हिडम्बा एक बहुत खूबसूरत औरत थी, वो आदिवासी युवराजनी थी, और जब वो नहा रही थी, जो सारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है हमारे यहाँ उत्तराखंड तक का, वो सारा वहाँ पर वो कुल देवी है। तो जब वो नहा रही थी और भीम ऊपर पहाड़ी पे व्यायाम कर रहे थे, उसको नहाते समय देखने के बाद भीम उनके आकर्षित हुए और प्रेम में पड़ गए जी। और सेम वो भी उनके प्रेम में पड़ी। चूंकि वो द्रविड़ थी, वो आर्य नहीं थी, तो भीम के साथ उनका जो भी विवाह हुआ, तो वो बहुत एक आधुनिक, आज की जो हम फेमिनिटी की और लिविंग इन रिलेशनशिप की बात करते, तब वो हिडम्बा ने परफॉर्म करके दिखा भी दिया जी, बिल्कुल। तो मुझे लगा कि इस औरत के साथ कुछ न्यायबाजी करना चाह रहे हैं। उसके सारे जो थ्रेड्स हैं, उन्होंने अपने उस मध्यम वयोग नाटक में मुझे वो लटकते दिखाई दिए, और मुझे लगा कि इसमें से हम इस डोरे को या इस क्या कहते थ्रेड को पकड़ते हुए आज की हिडम्बा की बात कह सकते हैं। तो इसलिए आप देखिए, मैंने जितने भी ये 3-4 प्रोडक्शन हो गए उसके अलग अलग, लेकिन मेरी हिडम्बा खूबसूरत है, और हिडम्बा का पॉइंट ऑफ व्यू है पूरे नाटक में। घटोत्कच का भी है, हिडम्बा का भी है, आर्य और अनार्य, ये जो डिस्कोर्स, जैसे मुझे वो डिस्कोर्स दिखाई दिया, मुझे लगा कि ये भास ने जहाँ नाटक छोड़ा है उसके आगे ले जाने की डायरेक्टर को एक तरीके से मुभा है। और कोई भी क्लासिकल थिएटर अगर आज करना है, तो मुझे लगता है वो आज का बना के करेंगे, तभी हमारा दर्शक जो है उससे जुड़ेगा। वो
आसान होना चाहिए, नहीं तो क्या किया कि हमने भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को ही अध्ययन करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, बहुत गहन है, इसलिए दूर से ही नकार दिया बिना समझते बूझते हुए। और मुझे लगता है कि पूरे भारत क्या कहते हैं मनुष्य उत्क्रांति में और खासकर रंगमंच के उत्क्रांति में ऐसा समर्पक ग्रंथ कि नाटक कैसे खेलना चाहिए, कौन से कंटेंट पे खेलना चाहिए, उसकी प्रशिक्षण परंपरा क्या है, उसका टारगेट जो है रस सिद्धांत जैसा क्या है, और फिर कौन से थिएटर में नाट्य मंडप की रचनाएं हैं, कितने शैली के नाटक है, तो दशरूपक है, ये सारा का सारा मुझे नहीं लगता कि किसी और सभ्यता में इस तरीके का एक नाट्य शास्त्र लिखा। नहीं, भरत मुनि ने तो निश्चित रूप से ये जो प्रयोग की जो विधियां उसे बताई हैं, सबसे बड़ी बात तो वामन जी मुझे ये लगती है कि उन्होंने नाटक को नाट्य देवता कहा है। यस, जनस्य विजयम वेद, नाट्य वेद, जनस्य विजयम देहि दुर्जानांच पराजयम सर्वलोक शिवश्चैव नाट्यस्य च विवर्धनम। अब ये जो मंगल की कल्याण की जो कामना है, वही तो दरअसल हर कला अंत में वही पहुंचना चाहती है, और उसकी सार्थकता भी वही है। महाभारत पर केंद्रित मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की वीर भारत न्यास ने 9 दिनों का ये विराट उत्सव रचा है। और आप चूंकि एक रंगकर्मी होने के नाते एक नाट्य प्रस्तुति लेकर आए हैं, लेकिन देखा ही जाए कि इसके विन्यास में शब्द भी हैं, गान भी है, नृत्य भी है, लय गतियां भी हैं, संवाद भी हैं, विमर्श भी है, चित्र की परंपरा भी है। ऐसा भरा पूरा उत्सव क्या महाभारत पर केंद्रित आपने इसके पहले कहीं देखा आपकी इस यात्रा में? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये जैसे मुझसे शेयर किया गया कि ऐसा, इसके संकल्पना से मुझे थोड़ा मालूम था, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि तब बीच में मैं किसी सेमिनार के लिए आया था, तब श्री राम तिवारी जी से इंटरेक्शन भी हुआ था इसका संकल्पना को लेके, और मुझे लगा कि ये बड़ा अद्भुत है। पर जब उस समय सोचा था और अब जो उसका मैं रूप देख रहा हूँ बहुत ही अलग है, और बहुत बड़ा है, विस्तार है उसका। तो चूँकि उसके क्या कहते प्रदर्शनी है, उसके गेट है, पूरा महाभारत का माहौल मुझे लगता है कि आज की तारीख में भारत भवन में खड़ा है, और कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा कि जो अंदर आएगा तो 4-6 घंटा वो बाहर निकल पाएगा। हर चीज, हर दालन में जाइए कुछ अलग चीज है महाभारत को। बामन जी, आप एक चिंतक भी हैं, एक रंगगुरु भी हैं, और खुद बहुत अच्छे निर्देशक भी हैं। आपकी चिंतन परंपरा से जोड़कर अगर देखें तो क्या आपको लगता है कि ये जो महाभारत का उत्सव है, इसके कुछ राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक निहितार्थ भी हैं? मुझे लगता है, क्योंकि देखिए ऐसा माना जाता है पूरी दुनिया में, और खासकर पीटर वुक का महाभारत देखने के बाद सौभाग्य से पीटर वुक से इंटरेक्शन कई बार हो गए, क्योंकि रिसर्च के दरमियान मैं भी केरल में था और वो भी केरल में थे जी। तो लगभग 4 महीना हम अल्टरनेट या दूसरे तीसरे दिन मिलते रहते थे। ऐसा महाकाव्य, ऐसा ग्रंथ, और इतने तफसील में मनुष्य को केंद्र में रखकर उसकी सारी संभावनाओं को लेकर, उसकी वृत्ति, प्रवृत्तियां, स्वभाव, विभाव, अनुभाव जी, और जो मुझे लगता है कि व्यास जी ने जो रचयिता है महाभारत के, उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि मनुष्य के जीवन का, चिंतन का, विचार का, मोह का, लोभ का, त्याग का कोई रूप छोड़ा है जो महाभारत में नहीं है। मतलब आज की तारीख में महाभारत तो विश्व गुरु अगर बनना है तो महाभारत से बन सकता है ये देश, क्योंकि इतनी संभावनाएं, इतने रूप रंग, और क्या कहते हैं जिस तरीके के इंसान को खड़ा करने की कोशिश की है, उसमें फैंटेसीज भी है, उसमें रियलिटी भी है, उसमें दुख भी है, दर्द भी है, आनंद भी है, सारे जितने भी रस संभवतः अपने जीवन में हो सकते हैं, और जितना इंसान जितनी तरीके से व्यवहार कर सकता है एक दूसरे के साथ, वो सारे तरीके मुझे लगता है महाभारत में समाये हुए हैं। इसीलिए इस महोत्सव का यही है कि हम कहाँ गलतियां करते हैं, हमारे पूर्वजों ने कहाँ गलतियां की, उससे हम कुछ सीख पाएंगे क्या? नया विजन क्या है जो कृष्ण इतनी बार गीता में बोले हैं या इतने अध्यायों में उन्होंने कहा है, वो क्या है? जीवन क्या है, उसका अर्थ क्या है, जीना किस लिए है, आगे बढ़कर क्या करना है, और एक
क्या कहते हैं कि आदर्श समाज निर्माण करना है तो क्या करना होगा, मुझे लगता है इससे इसका जो दर्शन इसमें है, उसका चिंतन इसमें है, उसकी दृष्टि जो महाभारत में मिलती है, मुझे नहीं लगता किसी और काव्य जी जी। या और कथानक में मिलती है। वामन जी, बिल्कुल आपने जो कहा कि एक समग्रता में जिस तरह से बहुत रेलिवेंट नज़र आता है और एक शाश्वत कथा है, आपने कहा ही कि उसमें हम अतीत, आज और आगत तीनों ही कालों की आवाज़ को सुनते हैं। इस समय हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है देश का, वो भारतीय ज्ञान परंपरा को शिद्दत से याद कर रहा है। हमारे सांस्कृतिक मूलाधारों की ओर लौटने की बार बार गुहार की जा रही, जो यद्यपि जारी था, लेकिन अब चूंकि एक युवा काल हमारे सामने है, इस समय देश की सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो युवाओं की होती जा रही है, तब आपको क्या ऐसा लगता है जी, तब क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारी जो शिक्षा नीति है, उस शिक्षा नीति में महाभारत संकोच के साथ आता है, सिर्फ कुछ चरित्रों के साथ आता है? क्या आपको लगता है कि इस शिक्षा नीति की मुख्य धारा से महाभारत को भी जोड़ने की जरूरत है? सौभाग्य से मैं हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उनके साथ उसके आसपास काम करने का सौभाग्य अनुभव भी मुझे मिला है। मुझे लगता है जिस तरीके का बेबाकी से हमने जो हमारा शक्तिमान है, परंपरा का शक्तिमान है, उसको बिना क्या कहते हैं हिचकिचाए लोगों के सामने रखने का धैर्य और विचार हमारे सामने मुझे लगता है उजागर किया है। जी, ऐसा कहा जाता है ना कि कोई भी एम्यूनेशन से, कोई भी शस्त्रों से, अस्त्रों से आप विश्वगुरु नहीं बन सकते, विश्व का नेतृत्व नहीं कर सकते। जब भी नेतृत्व आएगा वो संस्कृति से आएगा, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति से आएगा, सांस्कृतिक दर्शन से, चिंतन से, और दुनिया को राह दिखाने का जो तरीका है मुझे लगता भारत के पास, वो चाहे वेद से लेके, योग से लेके, और हमारे ये जो काव्य है, महाकाव्य है, और सारी जो हमारी कलाएं हैं, हमारी जो जीवन की सोच है, वो सारा का सारा आदर्श मुझे लगता है आज की तारीख में हम लोगों के सामने केवल नहीं रख रहे हैं, तो दुनिया के दहलीज पर रखने का जो विचार आज तक नहीं किया गया वो मुझे दिखाई देता है। वाह। और वो विचार, क्योंकि हम ये वो कहे कि विनय जी हमारी संस्कृति तो महान है, मैंने आपको कहा आप ताली बजाए खुश हो गए, आपने मुझे कहा दूसरे क्षण मैंने ताली बजाई खुश हो गए, घर चले गए। लेकिन जिस तरीके से ब्रिटिशों ने, जिस तरीके से क्या कहते हैं नॉर्वे के लोगों ने, जैसे इब्सेन को हमारे सामने रखा, शेक्सपियर को हमारे सामने रखा, बर्टोल्ट ब्रेट को रखा, या टी.एस. इलियट को रखा, साहित्य में रखा, या मैक्सिम गोर्की को रखा, उस तरीके वो बिल्कुल क्या कह सकते हैं एक बहुत जागृता से अपनी पावर को दिखाने का तरीका था। जहां जहां आप शेक्सपियर लेके गए, अब 4 दशक हो चुके हैं शेक्सपियर को पूरी दुनिया में फैलने के बाद, लेकिन आज भी वो गूंज रहा है। गूंज तो उसके अपने बलबूते पर रहा है, पर वो हमारे पास ये पावर है, ये वो ब्रिटिश सरकार, समाज और वो सोच, उसने ये अपनी बात को फैलाया है। सिमिलर इब्सेन के बारे में, बर्टोल्ट ब्रेख्ट के बारे में है, क्या कहते हैं चेखोव और गोर्की के बारे में है, या स्टैनिस्लावस्की के बारे में है। तो ये जो सोच है कि हमारे दहलीज के बाहर हमारा जो परिसर है, मेरे आंगन है, आंगन तक ही हम नाचते रहे हैं, तो दुनिया को क्या मालूम है। जी, हमें ये दुनिया के प्लेटफॉर्म पे, दुनिया के दहलीज पर रख कर उसको दिखाने का जो मुझे लगता है सोच होनी चाहिए थी। आज तक मैं किसी एक व्यवस्था की या एक शासन या सत्ता की बात नहीं कर रहा। जी जी, मुझे लगता है कि आज की तारीख में अगर थिएटर ओलंपिक्स होता है 8वां, तो उसके पीछे जब हमारे शीर्ष नेतृत्व खड़े होते, उसका विचार क्या है? यही है कि हमारी जो सारी जितनी भी शक्ति है, सांस्कृतिक शक्ति है, उसको दुनिया के सामने रखी है, और फिर देखिए ना ताड़ कर, फिर होने दो तुलना, हम कहाँ हैं वो कहाँ। एक विद्यार्थी होने के नाते परफॉर्मिंग आर्ट्स का इतना वैविध्य, इतना क्या कहते हैं तरह, इतनी शैलियाँ, इतने तरीके से अपनी बात कहने, सुनाने, दिखाने और उसका परिणाम साधने का जी,
मुझे नहीं लगता किसी और समाज के पास है। जी जी। और ये आज की तारीख में मुझे लगता है कि जो हमें उस दिशा में सारे कलाकारों को, सारे चिंतकों को, संस्कृति कर्मियों को एक तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कोई आपके ऊपर हाँ ये नहीं है कि आप करिए उठ के जी, लेकिन एक उससे दूर रहते हुए भी एक बल देना, एक उस सोच को, भारतीयता के सोच को एक सामर्थ्यशाली बनाना। और आप बोलते रहिए, हम आपके पीछे हैं, आप दिखाते रहिए, आप अभिव्यक्ति करते रहिए, आविष्कार करते रहिए। मुझे लगता है इससे बड़ा बहुत अच्छा। कुछ बात नहीं होती। वामन जी, बिल्कुल आपने ये जो भरत वाक्य में कह सकता हूँ, बहुत उम्मीद से भरा है कि दरअसल भारत यदि विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित, पुनर्प्रतिष्ठित होने का स्वप्न देख रहा है, तो हमें अपने इन पूरी महान परंपराओं के पास वापस लौटना है, विरासत के पास जाना है। और कहते हैं ना कि विरासत भी अपने भविष्य पर कभी कभी ऐसे मुस्कुराती है कि उसका सौभाग्य बोलने लगता है। जी तो ये जो सौभाग्य का क्षण है, ये जब फिर से नई आवाज़ आ रही है और उस आवाज़ को सुनने, कुनने और अपने सच्चे उत्तराधिकार को व्यक्त करने और सार्थक करने का ये मौका भी है। जयशंकर प्रसाद क्या कहते हैं कि सरसताम रस गर्भ विभावर, नाच रही तरु शिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर, मंगल कुमकुम सारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा। तो ऐसा हमारा देश। और वामन जी, इस देश की प्रभुता को, सांस्कृतिक प्रभुता को आपने जिस तरह से इस बातचीत में रखा, निश्चित रूप से ये बातचीत एक नई सार्थकता की ओर, नए उन्मेष की ओर जाती हुई मुझे दिखाई देती है। आप आए, आपने संभाषण किया, बातचीत की, इन तमाम सवालों के बहुत ही सजग उत्तर दिए। इस बातचीत में पधारने के लिए, इस संवाद में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए और मेरी बात सुनने के लिए। जी, धन्यवाद। बहुत